जन्म, औपचारिक संगठनों की रचना के मध्य ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में, अत्यंत आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन के अंदर ही अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है। अनौपचारिक संगठन कोई अलग से संरचना नहीं है, बल्कि औपचारिक संगठन में ही अनौपचारिक संगठनों की व्युत्पत्ति होती है, उनका जन्म होता है। जैसे हम लोग अध्यापक हैं या हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्टूडेंट्स अगर जो हमारे पॉलिटिकल साइंस पब्लिक हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, तो जो हमारा पर्टिकुलर हमारा विशेष विषय है राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों ने अपने एक समूह में डिस्कशन का समूह बनाया, या एक क्या कंपटीशन में चल रहा है, फर्स्ट पेपर में क्या चल रहा है, सेकेंड पेपर में हमने ये जाना, थर्ड पेपर में ये जाना, आपस में एक ग्रुप बना लिया। तो आप किसके पार्ट हैं? आप पहले पार्ट किसके हैं? औपचारिक संगठन के पात्र हैं, संगठन के सदस्य हैं, क्योंकि औपचारिक संगठन कौन है? आपका ISPG कॉलेज, ईश्वर शरण पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपका औपचारिक संगठन है। और उसी में पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बनाया है कि हमारा फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर आपस में चर्चा करेंगे। हमारे प्रोफेसर्स क्या पढ़ाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, कौन प्रश्न हमें नहीं आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। हम पॉलिटी से लेके कंपटीशन के क्षेत्र में कैसे उतर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये इन समस्त बिंदुओं पर जो चर्चा परिचर्चा का क्रम है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है आपका औपचारिक संगठन। और औपचारिक संगठन में आप 3 विषय आप पढ़ते हो और 2 विषय थर्ड ईयर में आके पढ़ रहे हो, 2 विषय आप पढ़ रहे हो, ये औपचारिक संगठन है। आपका विहित प्रक्रिया में एडमिशन हुआ है, 2 विषयों का आपने चयन किया है, आपने 2 विषयों का चयन किया है, वो एक औपचारिक संगठन। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के सदस्य फ्रेंडली मित्रवत एक संगठन बना करके, अनौपचारिक संगठन, कि आज हर शुक्रवार को हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी मिलकर के चर्चा करते हैं, क्या पढ़ाया गया है, कैसे पढ़ाया गया है, विषय वस्तु क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उसका रेफरेंस क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और क्या हमें जानना चाहिए। तो ये एक औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन हो जाता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, अगर 2 IAS अधिकारी, 3 IAS अधिकारी हैं जो एक ही विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो ये IAS अफसर जिस कैडर में होते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े होते हैं या PCS होते हैं, IPS होते हैं, तो एक जगह से पढ़े तो उन्होंने एक अनौपचारिक संगठन बना लिया कि भाई हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, जो प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा के हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक यूनिट बन गई है प्रशासनिक अधिकारियों का संवर्ग। वो जुड़े भी रहते हैं, जैसे हमारे हॉस्टल से जुड़े हुए अधिकारी हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो हम लोगों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक दूसरे के से मित्रवत जो हम लोग जुड़े हुए थे, तो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है। तो आपस में कभी कभी संवाद हो जाती है, प्रायः ही संवाद हो जाता है। तो ये एक अनौपचारिक संगठन है। और औपचारिक संगठन क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का वो डीजे कॉलेज जहां हम लोग पढ़ते थे, यह एक औपचारिकता है। वो उस औपचारिकता में ये उस औपचारिकता में यह अनौपचारिक संबंध और संगठन विकसित हुआ है। तो इसी को अपने यथार्थ का बोध होता है। इसका अर्थ है अपने यथार्थ का बोध होता है, इसका अर्थ है कि वो जानते हैं कि हम तो पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, हम औपचारिक संगठन के महत्वपूर्ण
और अनिवार्य अविभाज्य अंग हैं, उसके अनिवार्य अंग हैं। लेकिन जो यह अनौपचारिक संगठन है, यह जो अनौपचारिक संगठन है, यह हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध है। उनको यथार्थ का ज्ञान होता है और इस संगठन का कोई विधिक संवैधानिक महत्व नहीं है। इस तथ्य का ज्ञान उनको भली भांति होता है। आशा है साइमन महोदय के इस मूल कथन को आप समझ गए होंगे। यथार्थ माने सत्य का ज्ञान होता है कि हम जो ये अनौपचारिक संगठन बनाए हैं, इसका कोई यह केवल एक औपचारिक कार्य करने के लिए है, हो जाता है, लेकिन मूल संगठन तो हम लोगों का औपचारिक ही है, इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन महत्ता इस बात में है कि औपचारिक संगठनों के कार्यों में सहायता और सहयोग देने के लिए ये अनौपचारिक संगठन मील का पत्थर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक, अब हिंदी वाले अपना हिंदी लिखते रहे, अंग्रेजी वाले बना लेंगे, मुझे विश्वास है। बहुत कठिन मैं नहीं बोलता हूं कि आपको अंग्रेजी उसकी नहीं आएगी। अब बाकी तो हूं मैं, आपको अगर कोई परेशानी होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कोई परेशानी इंग्लिश वालों को नहीं होगी। क्योंकि देखो बेटा, अगर हम लोग करने लगेंगे इस प्रकार तो बहुत समय लग जाएगा, और मुझे कोर्स करना है, फर्स्ट पेपर पर भी आपको वार्ता करनी है, टर्मोलॉजी बता दूंगा। तो औपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। औपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। मैं समझा दे रहा हूं, औपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों का विकास करते हैं। औपचारिक संगठन की अवधारणा में, औपचारिक संगठन की अवधारणा में, अवधारणा माने विचार, औपचारिक संगठन की अवधारणा में, कंसेप्ट में मानवीय अभिप्रेरणा, ह्यूमन मोटिवेशन, पाया जाता है, जो अंततः मानवीय अभिप्रेरणा का तत्व पाया जाता है, जो अंततः औपचारिक संगठनों को, जो अंततः औपचारिक संगठन को अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। औपचारिक संगठन को अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। औपचारिक संगठन को अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। अब बहुत आसान सी बात है, यह मानवीय संबंधों का, अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंधों का विकास करते हैं। एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। मैं दिल्ली स्टेशन पर उतरा था, और जब मैंने अपने अध्यापन कार्य का प्रारंभ किया था तो उसका दूसरा बैच होगा। मैंने अपने अध्यापन कार्य का आरंभ किया था तो वो दूसरा बैच था। उसमें से एक लड़की कानपुर की रहने वाली, इसका नाम है अर्चना वाजपेयी, वो इस समय ARTO है। तो मैं इसी तरह, मेरी ट्रेन लेट हो गई थी और मुझे दिल्ली में एक आवश्यक मीटिंग में भाग लेना था। अब मुझे मालूम था कि वो सहारनपुर से गाजियाबाद आ चुकी है, और मैंने सोचा कि उसको फोन करें। मैंने उसको तुरंत फोन किया और मेरा नंबर उसको ज्ञात था, तो इसलिए फोन तुरंत उसने रिसीव किया। तो हमने कहा कि देखो भाई, हमारे लिए कोई जल्दी कर दो, वो दिल्ली तो पहुंचने में इसको घंटों लग जाएंगे, और मुझे, मेरी मीटिंग है वो शुरू हो जाएगी, ट्रेन ऑलरेडी लेट है।
और भी रिसोर्स थे जिससे मैं पहुंच सकता था, लेकिन चूंकि वो मेरी पढ़ाई बच्ची थी, तो उसने कहा सर मैं तुरंत आ रही हूँ गाजियाबाद स्टेशन पर। वो अपने गाड़ी से आई, और वहां तो नौकरशाही का है, उसमें आरटीओ पद बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैं मानवीय संबंध को बता रहा हूँ। हमने कहा कि अब मैं फ्रेश वगैरह सब नहाऊंगा, अपना जो औपचारिक कार्य है वो बाद में करूंगा, मुझे अपने मीटिंग में निर्धारित समय पर प्रस्तुत हो जाना है। वो देखो, यही मानवीय संबंध, अनौपचारिकता कैसे विकसित होती है। वो स्वयं स्टेशन पर उपस्थित थी अपने एक और सहायक वो संभागीय आयुक्त के साथ, एआरटीओ के साथ, और रास्ते में वो 4 आरटीओ हो गए। और वो ट्रैफिक पर भी कहाँ ट्रैफिक नहीं मिलेगा वो वार्ता करते हुए, चूंकि उत्तर प्रदेश की सीमा से तो वो कराची करा सकते हैं दिल्ली तक जाने के लिए, और फिर वहां के अधिकारियों से बात करा के, और जो मैं समझ रहा था कि चूंकि दिल्ली मेरा परिचित शहर है और दिल्ली की किन सड़कों से मुझे जाना है मुझे मालूम था, लेकिन उन लोगों के सहयोग से जो एक 1.5 घंटे की यात्रा होती है, वह 50 मिनट में संपन्न हुई। और मैं मीटिंग शुरू होते ही, जैसे ही मीटिंग शुरू होने वाली थी, मेरी एंट्री हो गई। बहुत कम लोगों की संक्षिप्त मीटिंग थी, तो जहां मुझे पहुंचना था वहां मैं पहुंच गया। तो औपचारिक संगठन में मेरी मीटिंग थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में मुझे जाना था। लेकिन यह जो मानवीय संबंध है, जो अनौपचारिक स्तर पर आधारित है, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा होता है कि औपचारिक संगठनों को अभिप्रेरणा मिल जाती है, बल मिल जाता है, और मेरे जैसा अति साधारण आदमी इन मानवीय संबंधों का उपयोग करते हुए अपने गंतव्य, अपने मिशन और अपने निर्धारित जो हमारी मीटिंग थी, निर्धारित जो सभा थी, उसमें मैं सम्मिलित हो गया। यही होता है अनौपचारिक संगठनों का औपचारिक संगठनों के लिए लाभ। तो ये 2 उदाहरण से आप समझ गए कि किस तरह विद्यार्थी और स्टूडेंट्स फॉर्मल संगठन का अंग होता है, लेकिन वह अपने संबंध इनफॉर्मल बना के अपना उपयोग, दोनों का काम है उद्देश्य को प्राप्त करना, और उद्देश्य में लगभग समानता होती है। फॉर्मल जो संगठन बनते हैं वो औपचारिक संगठनों के उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए ही बनते हैं। तो ये बात आप लोगों ने जान दी। फिर उसी बात को और आगे बढ़ा के साइमन महोदय कहते हैं कि यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। इसको आप लिख लीजिए। साइमन पुनः कहते हैं कि साइमन पुनः कहते हैं कि अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, तथा अनौपचारिक संगठनों के द्वारा लिया गया निर्णय, अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं, तथा अनौपचारिक संगठनों द्वारा लिया गया निर्णय, तथा अनौपचारिक संगठनों द्वारा लिया गया निर्णय, अनौपचारिक संगठनों द्वारा लिया गया निर्णय औपचारिक संगठनों को गहरे रूप से प्रभावित करता है। औपचारिक संगठन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। औपचारिक संगठन को गहरे रूप से प्रभावित करता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए
इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए एलडी व्हाइट महोदय ने कहा है, एलडी व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन, एलडी व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन, एलडी व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, एलडी व्हाइट ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन एक साथ कार्य करने वाले, एक साथ कार्य करने वाले कार्मिकों, पोस्ट में कर्मचारियों, एक साथ काम करने वाले कार्मिकों, अधिकारियों, एक साथ काम करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों की, कार्मिकों एवं अधिकारियों की, कार्मिकों एवं अधिकारियों की एक साथ काम करने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों का, अधिकारियों की अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप, अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 4 आईएएस अधिकारी हैं, एक बैच के हैं, उनका बैच 2016 का है, 16 का है, और उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस अधिकारी होके आ गए, और कहीं पर एसडीएम हैं, कहीं पर या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, किसी विभाग में सचिव हैं। अगर इनका एक संगठन है अनौपचारिक रूप से, जैसे मान लीजिए मिर्जापुर का कोई जिलाधिकारी है उसी बैच का, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है 2016 बैच का, उसी विभाग का सचिव है इस समय, जैसे खनन विभाग के सचिव, एक ही बैच के कई अधिकारी हो गए, एक अधिकारी परेशान है, वो कर्तव्यनिष्ठ है और वो कर्तव्य करना चाहता है, उसे कर्तव्यों का भान है, वह कर्तव्य करना चाहता है। पूजा कोई प्रश्न पूछने चाहती है क्या? उसने हैंड रेज किया है। कोई पूजा बच्ची है स्टूडेंट? उसने हैंड रेज किया है, शायद कोई प्रश्न है क्या? खैर छोड़ो, उसको पता नहीं होगा, वैसे ही कर दिया होगा। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि कोई मिर्जापुर का एडीएम है, उसके साथ के अधिकारी है, वो कर्तव्यनिष्ठ है और उसको कार्य करना है। खनन विभाग का उसका मित्र उसी बैच का आईएएस अधिकारी है, कई आईएएस अधिकारी मिलकर के एक बैच के आईएएस अधिकारी उसको बुसअप करते हैं, अनौपचारिक रूप से टेलीफोन पर अपना बात कर लेते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं, तुम निर्भीकता पूर्वक अपना कार्य करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वह अधिकारी, देखिए कितना मोटिवेशन होता है, वह यही अंतः क्रियाएं हैं, ये व्यक्तिगत अंतः क्रियाएं हैं, और वह अधिकारी बड़े बड़े माफिया, राजनीतिक दलों का चरित्र एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। सब वो कहने को सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, इनका एक ही चरित्र है भारतीय राजनीति में काम करने वाले लोगों का। तो वो माफिया से लड़ सकता है, खनन माफियाओं से लड़ सकता है, वो लड़ेगा राजनीतिक, जो भ्रष्ट राजनीतिक जीवन में काम करने वाले नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे भी लड़ सकता है वो। और यह कैसे हुआ? अंतःक्रिया, पारस्परिक अंतःक्रिया। अंतःक्रिया में एक दूसरे को समझते हैं, आपस में बातचीत होती है, इंटर रिएक्शन होता है,
इंटरेक्शन होता है। तो इस इंटरेक्शन से एक बड़ी समस्या जो औपचारिक संगठन की है वह कार्य पूरा हो जाता है। ये होता है अनौपचारिक संगठनों की भूमिका, औपचारिक संगठनों में सहयोग देने के लिए, प्रशासन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए। ये बात आप मेरी आवाज पहुंच रही है ना? 2 मिनट के लिए मैं विराम लेता हूं, कोई मिलने वाला आया है। तो हम लोग देख रहे थे कि यह व्यक्तिगत संबंधों से उत्पन्न हुआ है। मैंने क्या लिखाया है? हेलो, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। अच्छा, Yes, sir. मैं क्या लिखा? हाँ, Sir. क्या लिखा रहा था? लिखा क्या रहा एल डी था? वाइट सर, एल डी वाइट महोदय ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन एक साथ कार्य करने वाले कार्मिकों, अधिकारियों की अंतरक्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। इधर 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 और इधर, हाँ इधर वाला, हाँ, अंतः क्रियाओं से वो विकसित होता है। तो एलडी वाइट की परिभाषा समझ में आ गई। मैंने यही बताया था कि किस प्रकार यह अंतः क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है। ये बात स्पष्ट हो गई? हेलो, यस सर। और इसके उदाहरण से, जैसा मैंने आईएएस अधिकारियों का उदाहरण दिया,
तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस प्रकार यह अंतः क्रियाओं का योग है और किस प्रकार यह कार्य करता है, किस प्रकार अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किस प्रकार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। ये तथ्य अत्यंत महत्व का है और बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण होता है। यही अनौपचारिक संगठनों की विशिष्ट भूमिका होती है। नेक्स्ट, अब आप लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, अनौपचारिक संगठनों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। अनौपचारिक संगठन के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। Some elements of the informal organization. पहला पॉइंट फर्स्ट, अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। इनका सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है। अनौपचारिक संगठनों को स्वतः निर्मित होने का अर्थ है कि जैसे आईएएस अधिकारियों का एक समूह है, प्रोफेसर्स का एक समूह है, सारे ये जितने समूह होते हैं ये आपस में मैत्री संबंध, फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, ये आपस में विकसित हो जाते हैं। स्वतः कोई समस्या आई, जैसे मैंने अभी कहा, उदाहरण दिया कि कोई मिर्जापुर जनपद का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आईएएस अधिकारी है, 1916 बैच का आईएएस है, 2016 बैच का आईएएस अधिकारी, 2016 बैच का अधिकारी है। वो खनन माफियाओं से टकरा रहा है, ऑनेस्ट है और अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहा है। उसी बैच के कई आईएएस अधिकारी, कोई परिवहन विभाग का सचिव है, कोई खनन विभाग का सचिव है, कोई गृह विभाग में है, कोई दूसरे जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो इस प्रकार के सारे अधिकारी अगर उसे अनौपचारिक रूप से सपोर्ट करने लगे तो जैसे मैंने कहा कि वो माफियाओं से लड़ सकता है, वो भ्रष्ट राजनीतिज्ञों से लड़ सकता है, भ्रष्ट अफसरों से लड़ सकता है जो करप्शन में लिप्त हैं, उन लोगों से भी वो अपना मुकाबला करके बाइंडिंग बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जस्टिफाई बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाइंडिंग बाय लॉ एंड जस्टिफाई बाय लॉ, ये विधि द्वारा आबद्ध और विधियों के अनुसार रूल ऑफ लॉ का पालन करा सकता है और वह प्रत्येक दृष्टि से अपना कार्य संपन्न कर सकता है। तो समस्या आई और आईएएस अधिकारियों के मध्य अपने बैच के हिसाब से, अपने साथी, अपने मित्रता के आधार, क्योंकि सेम बैच, सेम ट्रेनिंग, तो इनके बीच एक जो अनौपचारिक संगठन बना है, अनौपचारिकता का जो सामाजिकता बढ़ी है, सामाजिक संबंधों का निर्माण हुआ है, इन सामाजिक संबंधों में, इस अनौपचारिकता में एक औपचारिकता का विकास हुआ है। और कार्य किसका हो रहा है? औपचारिक संगठन का काम हो रहा है। कार्य वो कौन कर रहा है? उसकी ड्यूटी क्या है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जो अवैध खनन हो रहा है उसे रोकना, उसको प्रिएंट देना, उसे डिफेंस देना, वो उसका कर्तव्य है, जो उसका संवैधानिक कृत्य है। तो अपने संवैधानिक कृत्यों के निर्वहन के लिए वो नाना प्रकार के यत्न करता है और उस यंत्र का जो मोटिवेशन है वह कहां से है? अनौपचारिक रूप से है, सामाजिक संबंधों के आधार पर है, आईएएस अधिकारी के एक बैच के होने से है। तो ये जो औपचारिकता में अनौपचारिकता विकसित हुई है, यह जो सांगठनिक संरचना है वह कहाँ विकसित हुई है? अनौपचारिक संगठनों के कारण विकसित हुई है। और इस अनौपचारिकता में औपचारिक संगठनों को गतिशील बनाया है, ईमानदार बनाया है, कर्तव्यनिष्ठ बनाया है, आचरण की मर्यादा दी है, संविधान का संरक्षण किया है और संविधान और विधि के निर्देशों का परिपालन किया है। तो ये बना कैसे? स्वतः स्फूर्त समस्या आई और स्वतः एक बैच के
मैत्रीपूर्ण सामाजिक संबंधों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अपना एक मैत्री सामाजिकता विकसित की और अनौपचारिक रूप से एकत्रित होकर के उस अधिकारी के कर्तव्यों को पालन कराने में उसे मोटिवेट किया, उसे अभिप्रेरित किया। तो ये पहला होता है कि यह स्वतः निर्मित होते हैं। नेक्स्ट, औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन के अंदर अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है। औपचारिक संगठनों के अंदर अनौपचारिक संगठनों का निर्माण होता है। औपचारिक संगठनों के अंदर अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। अनौपचारिक संगठन। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंधों से प्रेरित होते हैं। अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंध से प्रेरित होते हैं। माने अनौपचारिक संगठन में जो औपचारिक संगठन का निर्माण होता है उसका आधार क्या है? मानवीय संबंध। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन पारस्परिक अंतःक्रिया, माने इनका जो संबंध होता है ना, इंटरनल रिएक्शन पर होता है, यह इंटरेक्शन पर होता है। और जब इनका संबंध बनता है ना, ओवरलैपिंग का संबंध, बिटवीन ओवरलैपिंग, अनौपचारिक संबंध पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अनौपचारिक संगठन पारस्परिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है। पारस्परिक अंतःक्रिया का निर्माण होता है। मैंने औपचारिक संगठन मैंने दो व्यक्ति जो औपचारिक संगठन के सदस्य हैं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, पारस्परिक संबंध बनाते हैं। नेक्स्ट, अनौपचारिक संगठन का विधिक एवं संवैधानिक औचित्य नहीं होता है। अनौपचारिक संगठनों का विधिक एवं संवैधानिक औचित्य नहीं होता है। विधिक एवं संवैधानिक औचित्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि दूसरे शब्दों में यह कहना असंगत न होगा कि अनौपचारिक संगठन विधि एवं संविधान द्वारा विधि या संविधान द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। विधि या संविधान द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। विधि या संविधान द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। औपचारिक संगठन पद सोपान की अपेक्षा नहीं करता है। There is no hierarchy of informal organization.
इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ये भी इतने इसके एलिमेंट्स हो गए, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए या दृष्टिपथ में रखते हुए अकॉर्डिंग टू इट्स फैक्ट्स, इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बर्नार्ड महोदय ने कहा है, प्रोफेसर बर्नार्ड है, बर्नार्ड महोदय ने कहा है, बर्नार्ड महोदय ने कहा है, बर्नार्ड महोदय ने कहा, बेटा किसी का म्यूट नहीं है, वो आप म्यूट कर लीजिए। बर्नार्ड महोदय ने कहा है कि अनौपचारिक संगठन तीन कार्यों को निष्पादित करता है। अनौपचारिक संगठन तीन कार्यों को निष्पादित करता है। पहला संप्रेषण, कम्युनिकेशन, पहला संप्रेषण, और उसके आगे एक डैश दे दीजिए, संप्रेषण माने कम्युनिकेशन। संप्रेषण, उसमें लिखिए अनौपचारिक संगठन में उच्च प्रशासनिक अधिकारी, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अभी मैं समझाता हूं। औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन में उच्च प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कार्मिकों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तथा संगठन के प्रभाव को, अब संगठन मतलब औपचारिक संगठन, तथा संगठन के प्रभाव को गतिशील बना देता है, तथा संगठन के प्रभाव को गतिशील बना देता है। अब इसको मैं समझाता हूं, इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं, तब ये आज का अध्याय समाप्त हो जाएगा। आपको लगा कि यह केवल मैत्रीपूर्ण संबंध होगा, लेकिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, हो सकता है उसमें कोई उम्र में बड़ा हो, कोई उम्र में छोटा हो, वरिष्ठता कनिष्ठता तो होगी, क्योंकि उसकी का जो स्लैब है वो 21 से 30 वर्ष का है, पहले जैसा होता था 21 वर्ष से 30 वर्ष के। 2016 में कोई 21 वर्ष का भी आईएएस अधिकारी हो सकता है, कोई 30 वर्ष का भी आईएएस अधिकारी हो सकता है। तो उम्र की वरिष्ठता और कनिष्ठता तो है, एक की एज अधिक है और एक की एज कम है। इस बात से आप समझ गए। लेकिन उन दोनों का जो संबंध विकसित हुआ है वह एक बैच के आईएएस अधिकारी होने के कारण विकसित हुआ है, और मैत्रीपूर्ण संबंध है, और मित्रता की कोई उम्र तो होती नहीं, सामाजिक संबंधों की कोई उम्र होती नहीं है। एक 20 वर्ष के नौजवान या 22 वर्ष के नौजवान से 60 वर्ष के व्यक्ति की भी वैचारिक आधार पर मित्रता हो सकती है, अगर दोनों कवि हैं, दोनों विचारक हैं, दोनों पत्रकार हैं, या किसी तरह का हो, वैचारिक मित्रता तो हो सकती है। एक तरह के विचार रखते हैं, और ये दोनों एक ही वर्क ऑफ नेचर एक है, कार्य की संस्कृति एक है। तो मैंने लिखाया है कि औपचारिक संगठन का पहला लक्षण बर्नार्ड ने कहा है कि यह कम्युनिकेट करता है, संप्रेषण करता है, फैसिलिटेट करता है। संप्रेषण क्या है? इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को क्या करता है?
प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, संगठन में काम करने के लिए, और इससे संगठन मजबूत होता है। उदाहरण के लिए जैसे डीजीपी सभी आईपीएस अधिकारी हैं, टैग तो सभी को आईपीएस अधिकारी का है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कई जनपदों में, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के स्पेसिफिक 12 जनपदों में स्थिति खराब चल रही है। वहां का जो इंटेलिजेंस इनपुट है वह डीजीपी को मालूम है, वह शाम को इंटेलिजेंस इनपुट लेता है और उसे मालूम है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, वहां पर आतंकवादियों का विदेशी पैसे से फंडिंग से कुछ आतंकवादी गतिविधियां या इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो उनकी एक्टिविटी, उनकी सक्रियता महत्वपूर्ण है। अब यहां पर अगर केवल ऑर्डर देगा, देखिए ये औपचारिक संगठन में अनौपचारिक बता दे रहा हूं, अगर वो कॉन्फ्रेंस कर लिया, आईजी रेंज को बुला लिया, डीआईजी को बुला लिया, एसएसपी को बुला लिया, सारे एसपी को बुला लिया, सीओ को बुला लिया, इतने तक हायरार्की तक हो गया और मीटिंग की, एक वर्चुअल मीटिंग की, इससे काम नहीं चलेगा। वो थोड़ा सा सराहना करके, कहीं आलोक मिश्रा है, कहीं पर राजेश यादव है, ऐसे अधिकारियों को थोड़ा मोटिवेट अनौपचारिक रूप से जा करके, यार तुम लोगों के रहते, इतने बड़े यंग आईपीएस अधिकारियों के रहते ये इन जिलों में ये करप्शन क्यों है, इन जिलों में ये लॉ ऑर्डर की समस्या तुम्हारे रहते होगी। अब जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश का अगर सबसे पुलिस महकमे का बड़ा अधिकारी हो करके अगर ऑर्डर देता, डायरेक्शन देता, तो वो उसका काम, उसका आउटकम नहीं मिलता, उसका परिणाम ठीक से नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो अनौपचारिक हो जाता है, 4 आईपीएस अधिकारियों का नाम ले लिया, अब उन लोगों को लगा कि डीजीपी ने मुझे कहा है, इंक्रीज करता है, वो उनके कर्तव्य बोध को जागृत करता है। और देखिए संप्रेषण, सीधे डीजीपी ने 4-5 आईपीएस अधिकारियों का नाम लिया, प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के अधिकारियों का नाम लिया, उनका मनोबल बढ़ गया और इस बढ़े हुए मनोबल ने उन 12 जनपदों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाई, संगठन डायनेमिक हुआ, संगठन गतिशील हुआ और वहां से एंटी सोशल एलिमेंट्स, जितने असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त ऐसे लोग हैं, या तो वो जनपद छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले जाएंगे अथवा उनका इनकाउंटर हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर तुरंत मेंटेन हो जाएगा। यह औपचारिक संगठन में कोई अधिकारी आदेश निर्देश, कठोर निर्देश देगा, तब भी यह काम नहीं बन पाएगा जब तक कि वह आईपीएस अधिकारी कम्युनिकेट करके, फैसिलिटेट करके, अपने संदेश को मानवीय आधार पर, सामाजिक आधार पर अधिकारियों को प्रेरित करके, उन्हें अपना बंधु भाई और मित्र बता करके जिस सहजता से कार्य करा सकता है, वह बड़ा अधिकारी बन के नहीं करा सकता है। जैसा कि मैंने प्रारंभिक दिनों में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा था आपको, तो जब आपको हमने लूथर गुलिक का मॉडल पढ़ाया था, उसका अप्रोच पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कोऑपरेशन, और यह जो कोऑपरेशन में जो अनौपचारिकता है, इनफॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप हुआ, यह जबरदस्त मोटिवेट करता है, यह महत्वपूर्ण रूप से अभिप्रेरित करता है, और जब यह अभिप्रेरित कर लेता है तो बड़े से बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। आशा है ये बात समझ में आ गई होगी। संप्रेषण। दूसरा बर्नार्ड क्या कहता है? अनौपचारिक संबंध, आप लिख लीजिए यूनिटरी, एकता, यूनिटी, यूनिटरी, एकता। नेक्स्ट डैश देके, अनौपचारिक संबंध एकता को बढ़ावा देते हैं, अनौपचारिक संगठन एकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे संगठन की भूमिका प्रभावी हो जाती है। जैसे वही उदाहरण, डीजीपी ने सारे अधिकारियों को मिला लिया, संगठन भी मजबूत हुआ, आउटकम, उसका परिणाम भी बढ़िया निकला, गुड रिजल्ट आया। ये कैसे आया? एकता के आधार पर। और एकता कैसे बनी? अनौपचारिकता के आधार पर, मित्रता के आधार पर,
सामाजिक संबंधों के आधार पर, केवल औपचारिकता के आधार पर कि हम बड़े अधिकारी हैं, छोटे अधिकारियों को केवल निर्देश दे देंगे, काम नहीं होगा। यह जो समन्वय का भाव विकसित होता है, वह मित्रता, सामाजिकता, आपसी आचरण, एक दूसरे की पारस्परिकता से होता है। उसका परिणाम एकता के रूप में दिखाई देता है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस जब जब अत्यधिक सक्रियता से किसी भी क्षेत्र विशेष में सघन कार्य करती है, या किसी भी राज्य की पुलिस या कोई भी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी अगर इफेक्टिव वर्क करते हैं, अगर उनकी इफिशियंसी में वृद्धि होती है, उनके प्रतिरोध करने और कार्यशीलता में वृद्धि होती है, तो वह एकता का परिणाम होता है। और बर्नार्ड तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं? अनौपचारिक संगठन में प्रत्येक कार्मिक या अधिकारी, प्रत्येक अधिकारी या कार्मिक स्वयं से आदर प्राप्त करता है, स्वयं से आदर प्राप्त करता है। एक तो स्वयं, स्वयं का आदर मतलब सेल्फ, जो सेल्फ ऑनर उसे मिलता है। जैसे आज एक बहुत छोटा सा उदाहरण जो एकदम सीधे आपको समझ में आ जाएगा, हिट करेगा। अगर आपने एक दिन मेरी कक्षा को बड़ी सावधानी से सुना, आपने एक दिन पढ़ाई बड़ी तन्मयता से की, आपने एक दिन गंभीरता पूर्वक अपना अध्ययन किया, तो अध्ययन करने से जब आपने अपने कर्तव्यों को संपूर्णता में, कॉम्प्रिहेंसिवली, रिस्पेक्टिवली उसको पूरा किया है, अगर आपने, तो आपका, आपकी नजर में आपका सम्मान बढ़ जाता है। यही होता है स्वयं का आदर करना, सेल्फ ऑनर। क्योंकि मुझे लगा कि जो मुझे विहित कर्तव्य है, माँ बाप ने मुझे पैसा देकर अगर प्रयाग भेजा है, तो माँ के सपनों, पिता के अरमानों को पूरा करने की दिशा में यह मेरा एक सार्थक प्रयास है। और इस प्रयास की सार्थकता से वह स्वयं आदर पाता है, स्वयं को गर्वान्वित अनुभव करता है। इसी प्रकार अनौपचारिक संगठनों के निर्माण में अगर वह कोई प्रशासनिक अधिकारी अनौपचारिक संगठनों का निर्माण करके अगर अच्छे कृत्य करता है अपने कर्तव्यों को, क्योंकि नौकरशाही की प्रतिबद्धता, कर्मचारी की प्रतिबद्धता भारत के संविधान और विधियों के प्रति होती है, अगर वह कार्य संपन्न कर लेता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता है, विधि और संविधान की आज्ञाओं का, निर्देशों का पालन कर लेता है, कुशलता पूर्वक कर लेता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने में स्वयं गर्व का अनुभव करता है, अनुभूति करता है और स्वयं अपना आदर करता है। और यह पारस्परिकता का जो प्रोग्रेसिव सीरीज है, एक व्यक्ति गर्वान्वित होता है तो दूसरा उसी का आचरण करता है। और कर्तव्य बोध की, जैसा कि साइमन में मैंने कहा कि अनौपचारिक संगठनों में कर्तव्य का बोध होता है, तो वो कर्तव्य बोध लगातार प्रोग्रेसिव सीरीज में बढ़ता जाता है। क्लियर? ये बर्नार्ड ने कहा है। अब आप इसके निष्कर्ष की ओर बढ़िए, और निष्कर्ष अगर आप लिख लेते हैं तो कुछ इसकी आलोचना भी होती है, लेकिन आलोचना में कोई विद्वान ने, कोई बहुत बड़ी विद्वानों ने इसकी आलोचना नहीं की है, बल्कि प्रशंसा के ही गीत गाए हैं। तो आप पैराग्राफ चेंज करिए और पैराडाइम शिफ्ट करिए और इसका सकारात्मक उत्तर लिखिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन अभिप्रेरक, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनौपचारिक संगठन अभिप्रेरक, कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला, कार्य क्षमता में वृद्धि करने वाला, गुणात्मक, क्वालिटी, गुणात्मक, सामाजिक संबंधों पर आधारित, सामाजिक संबंधों पर आधारित एक ऐसा संगठन है, सामाजिक संबंधों पर आधारित
सामाजिक संबंधों पर आधारित स्वतः स्फूर्त एक ऐसा संगठन है जो कर्तव्यबोध, ऐसा संगठन है जो कर्तव्यबोध, कॉग्निजेंस टू ड्यूटी, जो कर्तव्यबोध को जागृत करता है, कर्तव्यबोध को जागृत करता है, कर्तव्यबोध को जागृत करता है, औपचारिक संगठनों को अभिप्रेरित करता है, औपचारिक संगठनों को अभिप्रेरित करता है, औपचारिक संगठनों को अभिप्रेरित करता है, अनौपचारिक संगठन विधि और संविधान द्वारा, अनौपचारिक संगठन विधि और संविधान द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, विधि और संविधान द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु विधि एवं संविधान के संरक्षण में, विधि एवं संविधान के संरक्षण में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। विधि एवं संविधान के संरक्षण में इनकी निर्णायक भूमिका होती है। ये आपका प्रश्न पूरा होता है।